तो चलिए चलते हैं कहानी की एक सफ़र पर। हमें एक कार के अंदर एक शूटर दिखाया जाता है जो एक चच की ओर दिखे रहा था, क्योंकि उसे लाइन में 1 से 10 तक चच थी। पूरी लाइन में चच ही चच थे और हर चच में शादी हो रही थी। बट वो शूटर एक ही चच की ओर दिखे रहा था, वो था 6 नंबर का चच। और वो फ़ोन पर ब्लूटूथ की यह बात करते हुए कहता है, इस काम के लिए मुझे हेयर करने की क्या ज़रूर थी। ये छोटे मोटे काम तो बच्चे भी कर लेते हैं, बट मुझे क्यों हाई किया गया है। तभी सामने से आवाज़ आती है, वो तुम करो, हम तुम्हें इसलिए चार्ज कर रहे हैं। सामने वाले की बात सुनकर वह शूटर कहता है ओके, और वो शूटर निशाना लगा देता है 6 नंबर की चच पे और वह 6 नंबर 9 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वह शूट कहता है, इतना सा काम करना था, हद है। ये नंबर 6 नंबर को तो कोई भी चेंज करके 9 नंबर बन सकता था। इतना बोलने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एक ब्राइड आती है और वह दौड़ते हुए सीधा जो 6 नंबर था ना, जो लाइन नंबर में कन्वर्ट हुआ था, उस चच के अंदर चली जाती है। और वह जैसे ही अंदर पहुंचती है वैसे ही एक अच्छी ब्राइड की तरह चलते हुए अपने ग्रूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और जिसके बाद उसकी शादी स्टार्ट हो जाती है। और तभी वहाँ पर फादर आते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या आप शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं। फिर एक दूसरे की इजाज़त ली जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ली जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और वहाँ पे फाइनली उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वह दोनों एक दूसरे को कुछ देर तो देखते हैं और किस करते हैं। और जो ब्राइड थी वह अपने ग्रूम को देखकर स्माइल कर रही थी और वो शर्मा भी रही होती है। इसके बाद वह अपने पेट पे हाथ लगती है और कहती है, ओह माय गॉड, सच में ये कल की हैंगओवर ने ना मेरी नींद के साथ मेरी जिंदगी में बर्बाद कर दी है। अब शादी के बीच में कहाँ जाऊं। फिर वह अपने साइड में खड़े अपने ग्रूम को बताती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो उसका ग्रूम जो था ना, वो उसको शॉकिंग देख रहा था, लेकिन तब तक वह लड़की जल्दी से वहां से खिसक जाती है और वह जल्दी जल्दी उस चच के पास वॉशरूम ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और जब वह एक लाइन से इतने सारे चच दिखती है तो कहती है, हद है, शादी भी यहीं पे करवानी थी। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई। इतना बोलकर और वह जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और उसके बाद वह वॉशरूम से बाहर आती है और जल्दी दौड़ते हुए 9 नंबर की चच के पास आ जाती है और 9 नंबर की चच में पहुंचती है। वैसे ही वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है और कहती है, तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी अभी तक। अपने सिस्टर की बात सुनकर वह लड़की अपना मुंह बना लेती है और कहती है, वो मुझे लेट हो गई, मैं पार्टी करने के लिए गई थी ना रात को, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी सिस्टर कहती है, हाँ यही तो, और सुबह इसलिए तो मुझे कमरे में नज़र नहीं आई थी। तुम पार्टी करने में बिजी थी और तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी आज शादी है, तो तुम कैसे ऐसे कर सकती हो। अब चलो जल्दी से। वह दुल्हन जल्दी दौड़ते हुए वापस से अपने दूल्हे के पास जाकर के खड़े हो जाती है और फिर से वही प्रोसीजर दोहराया जाता है, जहाँ पे चच वाले इंसान पूछते हैं, आप शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं। ये सेम प्रोसेस होती है और वो ब्राइड भी शॉक थी और अपने मन में कहती है, ये सब दोबारा क्यों हो रहा है, अभी तो कुछ दिन पहले मैं ये सी करके चली गई थी ना, तो फिर से ये से प्रोसेस दोबारा क्यों हो रहा है। वो शॉक की, बट कोई नहीं, चलो हो रही तो होने दो, हम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करते हुए वहाँ पे भी शादी हो जाती है और वो ब्राइड अपने ग्रूम की ओर देखती है और एक स्माइल करती है, जहाँ पे उसका ग्रूम भी उसे देखिए स्माइल करता है और उसे जल्दी से खींचना है और किश करना स्टार्ट कर देता है और सारे लोगों उन्हें देख रहे थे, जहाँ पे वह ब्राइड भी उसको किश बैक कर रही थी। और उसके बाद शादी फिनिश हो जाती है और फिर एक एक करके बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रीट करते हैं और गिफ्ट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। वही ब्राइड के दिमाग में एक बार फिर से ये सवाल आता है कि ये सब प्रोसेस क्यों हो रही है मेरे साथ, अभी कुछ पहले भी तो यही सब चल रहा था। फिर वह अपने आप से कहती है, लगता है कल रात की अभी भी उतरी नहीं है मेरी, इसलिए शायद मेरे साथ ये सब हो रहा है। डग भी वहाँ पर एक लेडी आई है और वह उस ब्राइड को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी बात मानकर ये कपड़े पहनोगी और ऐसी जगह पर शादी करने के लिए राजी हो जाओगी। उनकी बात सुनकर वह लड़की एक स्माइल करती है और कहती है, मॉम मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, आपकी विश थी तो मैंने आपकी विश पूरी कर दी। उसकी बात सुनकर वह लेडी कहती है, हाँ श्रेया, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कहने पर ये कपड़े पहने, मुझे लगा कि तुम आज के ज़माने की लड़की हो तो तुम ऐसा शादी करना कभी नहीं चाहोगी और ना ही तुम इन कपड़ों को पहनना चाहोगी, बट थैंक यू सो मच। श्रेया उनकी बात पर एक स्माइल करती है और कहती है, इसमें थैंक यू कहने की ज़रूर नहीं है मॉम।
फिर थोड़ी देर बाद वह लोग चर्च से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वह एक बड़े से मेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पे वही लेडी थी जिसे श्रेया ने मॉम कहा था। वो लेडी इनके पास आई है और श्रेया से कहती है, आज से यही तुम्हारा घर है। श्रेया कहती है, हाँ मॉम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे प्यार दिया और आपके सपोर्ट के कारण ही हम दोनों शादी कर पाए। वही एक लड़का श्रेया को देख रहा था और वो एक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ श्रेया, आपने शादी कर ली आखिरकार। यहाँ पर श्रेया अपने पति रुद्रांश की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही थी क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर भागने थोड़ी देती। तभी रुद्रांश की मॉम कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, तुम दोनों थक चुके होंगे। अपनी मॉम की बात सुनकर दोनों अपने बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। फिर मिसेज अग्निहोत्री अपने स्टडी रूम में आती है और किसी को कॉल लगाती है और हंसते हुए कहती है, आखिरकार मेरे बेटे ने शादी कर ली। तुम्हारे बेटे ने क्या किया है आज तक? उधर से दूसरा इंसान कहता है, मेरे बेटे की भी शादी हो गई है, तुम टेंशन मत लो, मेरा बेटा तुमसे ज़्यादा बेहतर है और तुम्हारे बेटे को पीछे छोड़ देगा। जहाँ पे मिसेज अग्निहोत्री कहती है, हाँ हाँ देख लेंगे आगे जाके किसका बेटा क्या करता है, और फिर कॉल कट कर देती है और अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा बेटा ही बेस्ट है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल बेस्ट नहीं, वो कोल्ड हार्टेड है और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्यार है, तुमसे तो बेहतर है, ऐसे वो कहती है और ऊपर की ओर देखती है जहाँ पर रुद्रांश और श्रेया गए थे। लिए जान लेते हैं थोड़ी सी उनकी फैमिली डिटेल के बारे में। अग्निहोत्री परिवार यह इंडिया के जाने माने परिवारों में से एक है। इनके पास दौलत इतना है कि अगर ये दोनों हाथों से रोज लुटाते हैं तो भी इनके साथ पुस्तों को कोई कमी नहीं होगी। अग्निहोत्री परिवार बहुत ही पर बड़ा परिवार है। मिस्टर ओंकार अग्निहोत्री ये फैमिली के हेड है और इनकी वाइफ अलका अग्निहोत्री का ही हुक्म इस घर में चलता है। इनके 2 बेटे हैं, संजय अग्निहोत्री, रंजय अग्निहोत्री। संजय अग्निहोत्री इनके बड़े बेटे हैं और अग्निहोत्री कंपनी के सीईओ भी है, लेकिन अब उनका ये कंपनी उनका बड़ा बेटा चलता है। उनकी वाइफ का नाम नीतू अग्निहोत्री है और ये भी अपनी फील्ड में जाने माने साइकियाट्रिस्ट है। इनके 3 बेटे हैं। रंजीत अग्निहोत्री की एक प्यारी सी बेटी है और तीनों भाइयों की वह जान है। उनकी वाइफ का नाम रिया अग्निहोत्री है और ये एक हॉट सर्जन है क्योंकि इन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनकी वाइफ एक जानी मानी फैशन डिजाइनर है। और अब मिलते हैं उनके बच्चों से। रियांश अग्निहोत्री उम्र 31 साल, रंग गोरा, हाइट 5.7, काली आंखें। यह अपने नाम की तरह ही शांत है। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल बनी रहती है जो शायद किसी भी सिचुएशन में नहीं जाती है और ये अपने दादा के साथ मिलकर उनकी कंपनी को चलते हैं। रुद्र और रुद्रांश ये दोनों संजय अग्निहोत्री के जुड़वे बेटे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां रुद्रांश को मस्ती करना, नौटी हरकतें करना पसंद है, तो वही रुद्र एक सीरियस पर्सन है जिसके चेहरे पर गलती से भी कभी स्माइल नहीं आती है और हमेशा कोड नेचर लेकर घूमता रहता है। रुद्र ने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया हुआ है और इसका बिजनेस इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई देशों में है। रुद्र अग्निहोत्री लाइक ए हीरो, ऑसम पर्सन, लाइक 30 साल का हैंडसम हंक, नीली आंखें, लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन पर गुस्सा इतना कि अगर किसी को एक नज़र देख ले तो सामने वाले की डर से जान निकल जाए। रुद्रांश इनकी उम्र भी 30, हाइट 6 फीट, गोरा रंग, हल्की सी ट्रिम की हुई बियर्ड, नीली आंखें और जेल से सेट किया हुआ बोल, लेकिन उनके चेहरे पर एक नॉटी सी स्माइल बनी रहती है। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग रहते हैं। रुद्र जहां अपने डैड और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, वही रुद्रांश अपनी मॉम के साथ अकेले रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन उनके मॉम डैड एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल दूर। ऐसा नहीं है कि उन दोनों का डिवोर्स हुआ है, उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दूर है। और इन दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी मिस्टर ओंकार अग्निहोत्री है, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ है। अब आते हैं अपनी कहानी पर। श्रेया और रुद्रांश जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं वैसे ही रुद्रांश श्रेया की तरफ नौटी नजरों से देख रहा था। तभी श्रेया कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इस गाउन को संभालते हुए। तभी रुद्रांश पीछे से जाता है और श्रेया को हग कर लेता है। श्रेया इरिटेटिंग टोन में कहती है, रुद्रांश क्या कर रहे हो तुम? रुद्रांश उसे एक नॉटी स्माइल देता है। उसकी उसे नॉटी स्माइल को देखकर श्रेया कहती है, क्या क्या करना चाहते हो तुम? नहीं प्लीज, अभी नहीं। उसकी बात सुनकर रुद्रांश अपनी पूपी जायज बनाते हुए कहता है, श्रेया मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, तुमने कहा था मुझे कि शादी के बाद हम सब कुछ करेंगे, तो अब तो बिल्कुल भी।
श्रेया उसकी बात सुनकर डर जाती है और कहती है, रुद्रांश मैं थक चुकी हूं ना। तो रुद्रांश कहता है, प्लीज श्रेया प्लीज मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर फाइनली श्रेया उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है मैं समझ गई तुम ना सच में एक शैतानी हो। उसकी बात सुनकर रुद्रांश श्रेया को अपने गोद में उठता है और उसने जाकर बेड पर पटक देता है। तभी श्रेया कहती है, अभी बेवकूफ़ इंसान पहले मुझे इस निकलना तो दो, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तभी रुद्रांश श्रेया के कान के पास आकर कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मेरी मॉम की बात मानी। श्रेया कहती है, कोई बात नहीं, वह हमारी भी मोम है ना, और वैसे भी उन्होंने कितनी मुश्किलों से हम दोनों की शादी करवाई है। रुद्रांश श्रेया के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, उन्हें तो हमारी बात मन नहीं थी, क्योंकि वह इतनी प्यारी सी बहू को अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। उसकी बात सुनकर श्रेया स्माइल करने लगती है। फिर रुद्रांश पीछे से चैन को ओपन कर देता है और श्रेया के ऊपर से उस गाउन को निकालना स्टार्ट कर देता है। श्रेया मुंह बनाते हुए कहती है, सच में ये बहुत ज़्यादा भारी है, देखो ना यहाँ पे कैसे रैशेस हो गए हैं। उसकी बात सुनकर रुद्रांश एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, इस दर्द को बुलाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। श्रेया उसकी डबल मीनिंग बातों को समझ नहीं पाती है और कहती है, अच्छा सच में। रुद्रांश उसकी बात सुनकर एक स्माइल करता है और श्रेया की उस गाउन को पूरी तरह से निकाल के फेंक देता है। अब श्रेया उसके सामने बंडी और पेटी में होती है, जिसके बाद रुद्रांश श्रेया फुल बॉडी को देखा है और श्रेया की बॉडी को टच करते हुए कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। श्रेया उसकी बात सुनकर उसको का जाने वाली नज़रों से देखने लगती है और उसकी चेस्ट पे हिट करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी को मिस किया या मुझे मिस किया? रुद्रांश कहता है, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बॉडी दोनों को मिस किया। श्रेया उसकी बात सुनकर स्नान करने लगती है और कहती है, सच में तुम ना शैमलेस हो। उसकी बात सुनकर रुद्रांश कहता है, श्रेया हम दोनों एक दूसरे से 1 महीने से दूर थे, तो मैं तुम्हारी बॉडी को मिस तो करूँगा ही ना। और तुमने क्या कहा था जब मैं 1 महीने के बाद रिटर्न आया था, शादी के बाद सब करेंगे, और मैं तब से तुमसे दूर था। श्रेया कहती है, मैं भी तो तुमसे दूर थी ना, मुझे भी तो तुम्हारी याद रही थी ना। तो रुद्रांश कहता है, फिर मुझे करीब क्यों नहीं आने दिया? श्रेया कहती है, तुम ना सच में तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी मॉम के साथ थी। फिर रुद्रांश कहता है, ओके अब हम ये बातें नहीं करते, हम अपना कम स्टार्ट कर देते। तो श्रेया उसकी तरफ देती है जहां पर रुद्रांश एक डेविल वाली स्माइल करता है और फिर वह श्रेया की लिप्स के पास आता है और श्रेया को किस करना स्टार्ट कर देता है, और श्रेया भी उसको किस बैक कर रही थी। रुद्रांश किस करते हुए श्रेया के नेक के पास आता है और नेक के पास आते हुए धीरे धीरे वो वहां पे छोटे छोटे किस करना स्टार्ट कर देता है, और श्रेया को इससे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और रुद्राक्ष साथ ही उसके बॉडी पे अपने हाथों को स्लाइडली घूमते जा रहा था, उसे किस करते जा रहा था। रुद्रांश हाथ श्रेया की बॉडी पे रुक ही नहीं रहे थे और इससे श्रेया की बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही थी। रुद्रांश के जो हाथ ना वो ज़्यादा हॉट और श्रेया की बॉडी पर जैसे जैसे स्लाइडली घूमते जा रहे थे ना, उससे श्रेया को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। रुद्रांश उसके लिप्स के पास आता है और फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और लिप्स पे एक बाइट के साथ श्रेया को छोड़ देता है। श्रेया रुद्रांश की तरफ देख रही थी आउच करते हुए। रुद्रांश उसे देखकर एक स्माइल करता है और उसके एयर के पास लिक करता है और वहां पर बाइट करता है और फिर धीरे से उसके कान में कहता है, सच में श्रेया तुम आज इस ब्राइड की ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी। श्रेया रुद्रांश की चेस्ट पर हिट करते हुए कहती है, शैमलेस तुम अभी ऐसी बातें मत करो। रुद्रांश उसको अपने नीचे दबाते हुए धीरे से कहता है, क्यों क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो? श्रेया कहती है, तुम ना चुप रहो वरना मैं ना। तो रुद्रांश उसको और दबाते हुए कहता है, क्या? श्रेया रुद्रांश को अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ऐसा। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ऐसा है। और फिर रुद्रांश ने जो टाई पहना हुआ था उसे टाई को निकलता है और उससे श्रेया के हाथों को बांधना स्टार्ट कर देता है। श्रेया कहती है, क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर रुद्रांश कहता है, फिर से तुम मुझे ये धमकी तो बिल्कुल भी मत देना, मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रांश कहता है, फिर से तुम मुझे ये धमकी तो बिल्कुल भी मत देना, मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब आगे श्रेया कहती है, मुझे छोड़ो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें करने तो दे रही हूँ ना सब कुछ। रुद्रांश कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें आज बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। श्रेया कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ना रुद्रांश,
ऐसा मत करो। रुद्रांश कहता है, लगता है तुम अपना मुंह भी बंद करवाना चाहती हो। और वैसे भी तुम आज चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। इतना बोलने के साथ ही वह उसे किस करना ही किस देना स्टार्ट कर देता है और वह उसके फुल बॉडी पे टच करना ही खींच देने लगता है। श्रेया मौन करते जा रही है लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि रुद्रांश ने इनके हाथों को ऊपर की और बंद के रख दिया था पूरी तरह से कसके। और श्रेया कहती है, रुद्रांश खोल दो मुझे तुम्हें टच करना है। बट रुद्रांश कुछ नहीं सुन रहा था और श्रेया के निपल्स से क्यूज करते जा रहा था, जिससे श्रेया के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकलते जा रही थी। फिर रुद्रांश ऐसे ही किश करते हुए उसके बाकी कपड़ों को भी उसके बॉडी से अलग कर देता है। श्रेया पप्पी जायज से रुद्रांश की तरफ देखती है और कहती है, तुमने तो मुझे पूरा नेकेड कर दिया और खुद पूरे कपड़े पहनकर बैठे हो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे हाथ खोल दो। रुद्रांश श्रेया की चालाकी पर एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। श्रेया रुद्रांश को गुस्से से देखती है और कहती है, रुद्रांश तुम ना मेरी बात कभी सुनते नहीं हो। हाँ फिर ठीक है, मैं इस वक्त भी तुम्हारी बात बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं है, रुद्रांश ऐसा बोलता है। उसकी बात सुनकर श्रेया उसको गुस्से से देखने लगते हो कहती है, कोई बात नहीं, रात के बाद दिन भी आता है, मैं तुम्हें कल सुबह देखती हूँ, तुम कैसे और किसकी सुनते हो। वही रुद्रांश खुद के क्लॉथ को निकालना स्टार्ट कर देता है और वह एक बार फिर श्रेया के ऊपर आ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं बेबी, अभी मुझे देखने दो, सुबह तुम देख लेना, फिलहाल मुझे मजे करने दो। इतना बोलने के साथ ही वह उसके नेक एरिया को सक करना स्टार्ट कर देता है। रुद्रांश को श्रेया बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। फिर रुद्रांश उसके पैरों को स्ट्रेट कर देता है और खुद को इंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, जिससे श्रेया जोर से चिल्लाती है और कहती है, रुद्रांश प्लीज़ धीरे से करो, मैं यहीं पे हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ। रुद्रांश कहता है, हाँ जानता हूँ, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। श्रेया उसको गुस्से से देखते हुए कहती है, हाँ हमेशा ही तुम ऐसे ही एक्साइट हो जाते हो। श्रेया की बात सुनकर रुद्रांश इनकी ओर देखता है, एक नॉटी सी स्माइल करता है और उससे अलग हो जाता है और उसको उसके थाई पर लिक करना स्टार्ट कर देता है। श्रेया की बात सुनकर रुद्रांश इनकी ओर देखता है, एक नॉटी सी स्माइल करता है और उसे जगह पे जाकर उसको करना स्टार्ट कर देता है, जिससे श्रेया को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है और वह कहती है, रुद्रांश ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो रुद्रांश प्लीज़। लेकिन रुद्रांश उसकी एक बात नहीं सुन रहा था और श्रेया के पैरों के बीच आता है और अपने लोअर पार्ट को निकलता है, जिसे देखकर श्रेया कहता है, इन सारी चीज़ों से ये मुझे सबसे ज़्यादा दर्द देता है। रुद्रांश श्रेया अपनी पोपी जायज से देखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे सह नहीं सकती हो। उसकी बात सुनकर श्रेया कहती है, तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तो ये सह रही हूँ ना, वरना मैं इतना दर्द क्यों सहूंगी भला। रुद्रांश कहता है, और ठीक है बेबी ऐसे कहता है और रुद्रांश अपने लोअर पार्ट को श्रेया अंदर इंटर करवाता है और फिर वह धीरे धीरे अपने बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और श्रेया ऊपर आ जाता है और श्रेया की लिप्स को कैप्चर करता है। तो श्रेया भी लिप्स को कैप्चर करती है और वह भी रुद्रांश को किस बैक करते जा रही होती है और वही रुद्रांश आपने बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, जिसके कारण श्रेया मुंह से निकाल सेक्सी वॉइस निकलती जा रही थी, वह भी रुद्रांश के मुंह में ही, क्योंकि वो किस करते जा रहा था। फिर रुद्रांश धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे अब श्रेया हट हो रहा था और उनका फेस पूरी तरफ से रेड हो चुका था और रुद्रांश ने उसे किस करना भी छोड़ दिया था और वो सिर्फ अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा था और वो श्रेया की तरफ देख रहा था। सिर्फ उसके फेस के एक्सप्रेशन थे ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी थे और रुद्रांश उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख रहा था और श्रेया मॉर्निंग करते जा रही थी जोर जोर से। और फिर रुद्रांश श्रेया स्वीट पॉइंट था ना, उसे हिट करते जा रहा था और श्रेया के मुंह से अपना नाम बार बार सुने रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका था। और वही श्रेया रुद्रांश को कसके पकाने के लिए उसने रुद्रांश के सर में अपने हाथ डाल दिए थे, क्योंकि रुद्रांश ने जो उसके हाथों को अच्छे से बंद के रख दिया था ऊपर की ओर, वो उसके हाथों को ऊपर से खुला चुका था। उससे इंटीमेट होते टाइम अब सिर्फ उसके हाथ बंधे हुए थे, तो श्रेया वैसे ही बंधे हुए हाथों को उसके गले में डाल देती है और उसे कसके पकड़ लेती है। और वही रुद्रांश अपनी बॉडी मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे श्रेया जोर जोर से चिल्ला रही थी। रुद्रांश के कानों में श्रेया के चिल्लाने की वॉइस आ रही थी, लेकिन रुद्रांश उसको पूरा इग्नोर करता है और उसके साथ इंटीमेट वैसे ही मर्जिलेस इंटीमेट होता रहता है।
और कुछ देर बाद रुद्रांश अपना एक राउंड कंप्लीट करता है और उसके ऊपर से हट जाता है और उसके बाद वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। और कुछ देर बाद रुद्रांश अपना एक राउंड कंप्लीट करता है और उसके ऊपर से हट जाता है और उसके बाद वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अब आगे फिर रुद्रांश श्रेया के हाथों को खोलता है और उसे एक नज़र देखा है, वो पूरी तरीके से मैश बन चुकी थी। फिर रुद्रांश उठकर जल्दी से बाथरूम में जाता है और टॉवल गीला करके लाता है और श्रेया को उससे अच्छे से क्लीन करता है। वही श्रेया धीरे धीरे सांस लेने में बिजी थी। तभी रुद्रांश श्रेया जल्दी उठता है। तभी श्रेया कहती है, रुद्रांश ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। रुद्रांश उसके कानों के पास सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? उसकी बात सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और एकदम से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, लेकिन बेबी मैं नहीं थका हूँ और वैसे भी मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। श्रेया कहती है, मेरे प्यारे रुद्रांश प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम तो मेरे प्यारे से क्यूट से इकलौते पति हो ना, प्लीज़ आज के लिए मुझे छोड़ दो। रुद्रांश उसके नेक पर बाइट कर लेता है और कहता है, सबके एक ही पति होते हैं, दूसरा नहीं होता है। और अगर हमारे पीछे कोई दिशा आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे आने नहीं दूंगा, तुम्हें पता है ना, मैं जालस टाइप का बंदा हूँ। फिर वो उसको अपने थाई पर बैठता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने गले में डाल देता है और अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे इनके अंदर इंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण श्रेया को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। रुद्रांश, मुझे बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, बट रुद्रांश उसकी नहीं सुन रहा था, जिसके चलते श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, रुद्रांश रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन रुद्रांश मान ही नहीं था और वह श्रेया हिप्स को जोर से प्रेस करता है, जिसके कारण श्रेया जोर से चिल्लाती है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसका पूरा फेस रेड पड़ चुका था। लेकिन इस वक्त रुद्रांश को उसके चिल्लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वही अब श्रेया रोना स्टार्ट कर चुकी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इस पोजीशन में। फिर रुद्रांश श्रेया के साथ इसी पोजीशन में एक राउंड कंप्लीट करता है, जिसके बाद रुद्रांश श्रेया की तरफ देखता है तो श्रेया की हालांकि बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन रुद्रांश रुकना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट है, वो कैसे रुकेगा भाला। फिर रुद्रांश इस पोजीशन में श्रेया बेड पे सोता है और रुद्रांश श्रेया की लेग्स को अच्छी तरह से अपने कमर के अराउंड रैप कर देता है और वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। श्रेया कहती है, रुद्रांश प्लीज़ रुक जाओ ना प्लीज़। रुद्रांश उसकी बात सुनकर एक सेकंड के लिए रुकता है और कहता है, वन मोर टाइम प्लीज़। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी आंखें में देखती है तो वह भी उसको अपनी नशीली आंखों से उसको ही बड़े प्यार से देख रहा होता है, जिसकी वजह से श्रेया उसको माना नहीं कर पाती है। और फिर रुद्रांश श्रेया साथ उसकी पोजीशन में इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ हमें वही चच दिखाया जाता है जो 9 नंबर में कन्वर्ट हो चुका है एक गन के बुलेट के कारण। वहां पर सारे लोग दुल्हन को ढूंढ रहे थे कि दुल्हन कहाँ चली गई दूल्हे को अकेला छोड़कर। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, रूथ तुम्हारी दुल्हन कहाँ है, तुम्हें नहीं पता? रूथ अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए कहता है, मुझे नहीं पता, वो वॉशरूम गई थी। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे, मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारा ये कोल्डनेस वाला नेचर ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूथ उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, हमारी शादी हो चुकी है, अगर उसे आना होगा तो वो आ जाएगी। इतना बोलकर वह वहां से जाना स्टार्ट कर देता है और वही उसे चर्च में मौजूद सारे लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या दूल्हा ऐसे अकेला ही जाने वाला है, अपनी दुल्हन को लेकर नहीं जा रहा है? सारे लोग बातें कर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुद्र रुक जाओ। उसे आवाज को सुनकर वह वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि यह आवाज उसके प्यार से रेयांश की थी। रेयांश फिर रुद्र के सामने आकर कहता है, रुद्र तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अपनी दुल्हन के साथ जाओगे ना? उसकी बात सुनकर रुद्र कहता है, भाई मेरी दुल्हन यहाँ पे नहीं है, आप देख पा रहे हो, और कब से सभी लोगों उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चली गई और मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और आप पहले से है जानते हैं कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं ये शादी कर रहा था। और अभी वह दुल्हन नहीं आई तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से निकाल जाता है।
वहां से निकलकर वह सीधे अपने मिशन में आता है और अपनी शादी के पालों को याद करता है कि कैसे उसकी शादी हुई और उसकी दुल्हन भाग गई। और फिर वह अपने रूम में आता है तो वह अपने रूम को देखता है कि कैसे उसके फर्स्ट नाइट के लिए उसके रूम को डेकोरेट किया गया है। रूथ के रूम को बहुत ही प्यार तरीके से सजाया गया होता है। उसके रूम में बहुत सारे गुलाबों की पंखुड़ियां नीचे गिरी हुई होती है और कैंडल्स लगी हुई थी और उसके रूम से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। रूथ ये सारी चीजें देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ शादी। इतना बोलकर वह उन सारे डेकोरेशन का तहस नहस कर देता है और नीचे कॉल करके कहता है, मेरे रूम को जल्दी से क्लीन करो। उसके बाद वह बाथरूम में जाता है और फ्रेश होता है और कुछ देर बाद जब वापस आता है तो उसका रूम पहले की तरह एकदम नीट एंड क्लीन था। फिर वह एक नज़र अपने रूम में चारों तरफ दौड़ आता है और एक सर्टिफिकेशन वाला स्माइल करता है। और तभी उसके रूम में ओमकार अग्निहोत्री और अलका अग्निहोत्री इंटर करती है और अंदर आते ही ओमकार जी रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, रुद्र तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। अपनी दुल्हन को ढूंढो, तुम्हारे लिए वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए क्योंकि अब वो तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी वाइफ है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। रुद्र अपने दादाजी की बात सुनकर कहता है, मैं भला उसे क्यों ढूंढूं? उसे आना होगा तो वो आ जाएगी। वैसे भी उसने अपनी मर्जी से मुझे शादी करने का फैसला लिया था, मैंने नहीं। मैंने तो आपकी मर्जी से शादी करने का फैसला लिए था। उसकी बात सुनकर ओमकार जी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, तुम सच में एक बस्टर्ड हो, कभी मेरी बातें सुनते नहीं हो, हर बार अपनी ही मर्जी चलाते हो, तुम बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गए हो, इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। तुम ना मुझे हरा कर है रहोगे। तो आपको क्या लगता है कौन होंगी रुद्र की दुल्हन जो उसे शादी करने के बाद छोड़ आई? और क्या वो दुल्हन सच में रुद्र की ही दुल्हन थी? अब आगे रुद्र एक स्माइल करता है और कहता है, दादाजी आप सिर्फ अपनी हार और जीत देख रहे हैं, आप कभी मेरे बारे सोचते नहीं हो, सिर्फ आप अपना फायदा देखते हैं। और हाँ, मुझे कुछ नहीं करना उस दुल्हन का अगर उसे आना होगा तो वो आ जाएगी है, और फिलहाल मुझे अपना कम करना है। सो प्लीज सब मेरे कमरे से चले जाए। रुद्र की बात सुनकर ओमकार जी उसकी तरफ देखते हैं और वह वहां से एक महंगा सा शोपीस उठाते हैं और वह रुद्र की तरफ थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। जिसे देखने के बाद रुद्र अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण वह शोपीस उसे लगता नहीं है। फिर ओमकार से थोड़े गुस्से से कहते हैं, तुम ना आज मेरे हाथ से माही जाओगे। रुद्र उनकी बात सुनकर कहता है, दादाजी अब आपकी इतनी उम्र नहीं रही कि आप मुझसे लड़ सको। ओमकार जी कहते हैं, तुम ना बिल्कुल सुधारने वाले नहीं हो, तुम अपने भाई से तो कुछ सीखो। रुद्र कहता है, मेरे भाई शांति मैं जानता हूँ, मैं उसे सीख चुका हूँ। ओमकार जी कहते हैं, इस भाई से नहीं उसे भाई से सीखो। उनकी बात सुनकर रुद्र की आंखें लाल हो जाती है और वह गुस्से से कहता है, मैं उससे कुछ नहीं सीखना चाहता हूँ। दोबारा गलती से भी उसका जिक्र यहाँ पर मत कर दीजिएगा, नहीं तुम्हें भूल जाऊंगा कि मैं आपका पोता हूँ और आप मेरे दादाजी। ओमकार जी उसके बाद भी चुप नहीं होते हैं और कहते हैं, वो तुम्हारा भाई रुद्रांश देखो ना, उसकी शादी हो चुकी है और वो अभी अपने दुल्हन के साथ अपने घर पर होगा, और तुम देखो अपनी दुल्हन को ऐसे ही छोड़कर आ गए। तुम्हें तो अपनी दुल्हन की इतनी सी भी फिक्र नहीं है। रुद्र अपने दादाजी को देखते हुए कहता है, अगर आपको उसकी इतनी ही परवाह हो रही है तो आप चले क्यों नहीं जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, चाहिए उसे ढूंढ कर ले आइए। और वैसे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं शादी तो करना नहीं चाहता था, आपकी मर्जी के कारण मुझे शादी करनी पड़ेगी और मैंने आपकी जिद मानी, और अब आगे की प्रोसेस आप खुद देखिए, मुझे कोई इससे मतलब नहीं होने वाला है। फिर वह अलका जी की तरफ देखते हुए कहता है, दादी आप इन्हें लेकर जाए, नहीं तो खामाखा इनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा और उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अलका जी रुद्र की बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर उनको वहां से लेकर चली जाती हैं। उन सब के बाहर जाते ही रुद्र एक जोर की आवाज के साथ गेट को बंद कर देता है। वही ओमकार जी अलका जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सोचा इसकी शादी करवा दूंगा तो इसकी दुल्हन आ जाएगी और वो इसके कोल्डनेस को, इसके गुस्से को और इसे सुधार देगी, लेकिन ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला है। फिर वह जल्दी से उसे दुल्हन के घर वालों के पास कॉल करते हैं और कहते हैं, लेकिन दुल्हन के घर वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। इसके बाद वह कुछ सोचते हैं और कुछ बॉडीगार्ड के साथ उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर लॉक लगा हुआ होता है और वहां का वॉचमैन बताता है कि वह लोग ही प्रॉपर्टी बेच करके वो यहां से दूसरी कंट्री में चले गए हैं। ये सुनने के बाद ओमकार जी पूरा शॉक, क्या कैसे अचानक है, ये सारे सवाल वह एक बार ही उसे वॉचमैन से पूछ डालते हैं। वह वॉचमैन उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है,
सर ये सब कुछ कल रात को ही हुआ है। अब ओमकार जी और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, और उनकी बेटे का क्या? वह वॉचमैन कहता है, वह पूरी फैमिली साथ में गई है सर। और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है कि वो लोग कौन सी कंट्री में गए हैं, वो भी नहीं पता है। ओमकार जी कहते हैं, क्या वो सारी फैमिली यहाँ से चली गई है तो रुद्र की शादी किसके साथ हुई है? उसके बाद वह जल्दी मेंशन में आते हैं और मेंशन में आने के बाद संजय जी और रियांश के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वह दोनों लोग ही अपनी जगह से खड़े होते हैं, कहते हैं, हाँ बोलिए आपको क्या बात करनी है? ओमकार जी कहते हैं, संजय रियांश तुम्हें पता है क्या? रियांश अपने दादाजी को कंज्यूरिंग नज़रों से दिखता है, कहता है, क्या मुझे पता है दादाजी, और क्या मुझे पता होना चाहिए? और आप इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं? ओमकार जी कहते हैं, रियांश वो हमारे रुद्र की शादी जिसके साथ हुई है ना, वो दुल्हन पता नहीं कौन है। उसकी बात सुनकर संजय जी कहते हैं, डेट आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके दोस्त की बेटी से शादी हुई है ना उसकी, आप अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं। और हम लोग उसे शादी में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि रुद्र यह नहीं चाहता था, वह सिर्फ चर्च में एक सिंपल शादी करना चाहता था ताकि उसकी शादी के बारे में मीडिया वालों को पता ना चल सके। ओमकार जी कहते हैं, हाँ मैंने उसकी शादी तो अपने दोस्त की बेटी से ही फिक्स की थी, लेकिन उसने मेरी दोस्त की बेटी से शादी नहीं किया है, बल्कि उसने तो मेरे दोस्त को यहाँ से कहीं पर गायब करवा दिया है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो उसे शादी किसकी है? श्रेयांश और संजय जी दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं, आप मजाक कर रहे हो क्या? अगर वह आपके दोस्त को यहाँ से गायब करवाता तो वह शादी करने लिए जाता ही क्यों? मुझे तो नहीं लगता है चलती फिरती किसी लड़की को उठाकर ऐसे ही शादी कर लेगा। जरूर लड़की वहां पर आई होगी इसलिए उसने शादी की होगी। ओमकार जी गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम दोनों हंस रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दोस्त कल रात को ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला गया है, क्योंकि मुझे लगता है उसे इसके खड़ूस नेचर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। रेयांश कहता है, दादाजी आप ऐसे झूठ मत बोलिए। ओमकार जी सीरियस फेस बनाते हुए कहते हैं, आज तक मैंने कभी झूठ बोला है जो आज झूठ बोलूंगा। उनकी बात सुनने के बाद दोनों बाप बेटे अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, कर दिया ना आपने फिर से कांड उससे जीतने के चक्कर में। तभी रेयांश कहता है, दादा अभी यह सोचने का टाइम नहीं है, अभी यह सोचने का टाइम है कि रुद्र की शादी आखिर हुई किससे है। तभी ओमकार जी भी सब सा फेस बनाते हुए कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। उनकी बात सुनकर रेयांश अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, आपको नहीं पता है तो अब मुझे पता करना होगा कि उसकी दुल्हन आखिर है कौन। वैसे रुद्र को इसके बारे में पता है। ओमकार जी कहते हैं, नहीं उसको इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, और उसको पता लगे भी नहीं देना है, नहीं तो वह हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसके पता लगने से पहले ही हमें इस दुल्हन का पता लगाना होगा। आखिर वह कैसी लड़की है जो शादी करके भाग गई। वही दूसरी तरफ रुद्रांश और श्रेया दिखाए जाते हैं, जहां पर वह दोनों पसीने से भीगे हुए थे और श्रेया कह रही थी, रुद्रांश प्लीज रुक जाओ ना। उसकी बात सुनकर रुद्रांश कहता है, जस्ट लास्ट बार, उसके बाद पक्का मैं कुछ भी नहीं करूंगा। श्रेया रोते हुए कहती है, रुद्रांश प्लीज आप कुछ मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, सच में मुझे दर्द हो रहा है। रुद्रांश उसके अंदर बहुत जोर से पुश करते हुए कहता है, बस हो गया। फिर वह अपना इस राउंड को कंप्लीट करता है और उसके बाद वह उसके ऊपर ही ऐसे ही गिर जाता है और ऐसे लेता रहता है। श्रेया उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्रांश उठा जाओ, तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो। फिर रुद्रांश उठाता है और श्रेया के फेवरेट पे किस करता है और कहता है, सॉरी बेबी तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? श्रेया उसको घूरकर देखती है और कहती है, अब तुम याद आ रहा है कि मुझे दर्द हो रहा था, तुम्हें तो मैं कल सुबह बताती हूँ। नेक्स्ट डे रुद्रांश सुबह सुबह ही उठ चुका था क्योंकि उसे सुबह उठने की आदत थी और वह उठने के बाद श्रेया की तरफ देख रहा था, जहां पर श्रेया अभी भी प्यार से सो रही थी। और तभी रुद्रांश की नज़र श्रेया के नेक एरिया पर पड़ती है जहां पे वाइट के मार्क्स नजर आ रहे थे और वो उसे क्रेजी बना रहे थे और वो फिर से चाहता था कि वह श्रेया को प्यार करे, उसे टच करे और उसे किस करे, उसे हक करे। वह उसके साथ सारी चीज करना चाहता था। रुद्रांश का माइंड कह रहा था, तुम कर सकते हो, वो तुम्हारी ही तो वाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। रुद्रांश श्रेया की हालात को देखता है जो काफी ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वह अपने आप को समझाते हुए कहता, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, वह काफी ज्यादा थक गई है। लेकिन उसका डेविल माइंड कहता है, एक बार, सिर्फ एक बार।
फिर रुद्रांश एकदम से श्रिया के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और एकदम से उसके अंदर खुद एंटर करवाने के बाद वह धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। श्रिया को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर है, वह एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और वह अपने ऊपर रुद्रांश को देखती है और वह जोर से चिल्लाते हुए उसको हिट करती है और उसे पुश करते हुए खुद से दूर करने लगती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम? मुझे सोने दो ना, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? रात भर करके तुम्हारा मन नहीं भरा है जो सुबह सुबह उठते ही स्टार्ट हो गए? रुद्रांश मुंह बनाते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी तुम हो ही इतनी क्यूट कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिलहाल तो बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। श्रिया चिल्लाते हुए कहती है, हटो मेरे ऊपर से। अगर तुम 1 सेकंड के अंदर मेरे ऊपर से नहीं हटेंगे तो पक्का मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। रुद्रांश स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़ो ही मत, लेकिन तुम हो कि जब देखो मुझसे दूर भागती रहती हो। श्रिया उसकी बातें सुनकर इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हारा क्या करूँ मैं? तुम कहीं भी सुधार नहीं सकते हो, तुम मुझे सिर्फ प्यार करो। रुद्रांश श्रिया को आंख मारते हुए कहता है। 1 घंटे बाद जाकर रुद्रांश श्रिया को फ्री करता है। उसके फ्री करते ही श्रिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपनी कमर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और जब वह अपने सामने रुद्रांश को देखते हैं तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में उसे एक लात मार देती है, जिससे वह बेड के नीचे जा गिरता है। रुद्राक्ष नीचे गिरते ही एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, क्या हुआ? श्रिया उसको गुस्से में घूरते हुए कहती है, हुआ नहीं है, अब होने वाला है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे सुबह सुबह मेरे साथ यह सब करने की? देखा तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, हर जगह बाइट मास्क नजर आ रहे हैं। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी और मॉम को फेस कैसे करूंगी? रुद्रांश आराम से अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, अरे यार तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, और वैसे भी मॉम को पता ही होगा हम लोगों ने कल रात को क्या किया होगा, और वो तो खुद ही हमें रूम में भेजी थी यह सब करने के लिए, क्योंकि वो अपने पोते के आने का इंतजार जो कर रही है। फिर वह अपनी कमर को पकड़ते हुए कहता है, अरे यार तुमने मेरी कमर तोड़ दी। श्रिया उसको खा जाने वाली नजरों से देखती है और कहती है, और तुमने जो मेरी कमर का हाल किया है उसका क्या? रुद्रांश बोलते हैं, अरे यार वो तो मैं तुम्हें प्यार किया था। श्रिया कहती है, और मैंने भी तो बस तुम्हें तुम्हारे प्यार का इनाम दिया है सुबह सुबह। अब दोबारा तुम मेरे नज़रों के सामने दिख गए ना, या मेरे से 4 फुट की दूरी पर भी नजर आ गए, तो मैं तुम्हारे उसी चीज़ को काट दूंगी। फिर मैं भी देखूंगी तुम क्या करते हो। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ड्रामा करते हुए कहता है, हे भगवान तुम मेरे साथ ऐसा, क्या तुम्हें दया नहीं आती अपने इस प्यार से इनोसेंट से हस्बैंड पर? श्रिया उसको घूरते हुए कहती है, तुम किस एंगल से प्यारे और इनोसेंट दिखते हो? तुम तो एक डेविल हो। डेविल नहीं महाडेविल हो, जिसका अगर बस चले तो वह मुझे जिंदा ही निगल जाए बेड पर। फिर वह आगे कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा थक जाती हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? रुद्रांश कहता है, नहीं मैं जितना भी करूँ ना ये कम ही है, मैं बार बार तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ रोज डेली ये सब कर सकता हूँ। श्रिया उसकी बात सुनकर उसको गुस्से में देखने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं होगा डेली, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी कुछ भी नहीं चाहती हूँ। श्रिया की बात सुनकर रुद्रांश कहता है, ओह श्रिया तुम अभी से उसके बारे में सोच रही हो? फिर वो उसके टमी एरिया की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहती हो कि जल्दी से हो जाए? श्रिया कहती है, नो नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर रुद्रांश एक स्माइल करता और कहता है, बट श्रिया क्या होगा अगर हो गया तो? श्रिया उसको घूरते हुए कहती है, रुद्रांश सोचना भी मत, मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना है। रुद्रांश एक स्माइल करता है और कहता है, ओ तुम ऐसी बातें सोच रही थी, मैंने सोचा कि हम दूसरा कुछ प्लान करें। श्रिया कहती है, क्या? अब क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुरपती दिमाग में? रुद्रांश उसके लिप्स के पास आते हुए कहता है, हम हनीमून पे जाएंगे जहां। श्रिया, नो नहीं मुझे नहीं जाना है। रुद्रांश कहते हैं, लेकिन मुझे तो जाना है ना, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम मेरे प्यारी सी बनी हो ना, और बनी को तो अपने ओनर की बात माननी चाहिए ना। जहां श्रिया कहती है, क्या तुमने मुझे खरीद लिए है? रुद्रांश कहता है, नहीं खरीदा तो नहीं है मैंने, लेकिन तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी है ना श्रिया? श्रिया कहती है, हाँ रुद्रांश सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ।
मेरी सोल भी तुम्हारी है, मेरी बॉडी तुम्हारी है, मैं खुद तुम्हारी हूँ वो पूरी की पूरी। श्रेया कहती है, हाँ रुद्रांश सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारी हूँ। मेरी सोल भी तुम्हारी है, मेरी बॉडी तुम्हारी है, मैं खुद तुम्हारी हूँ वो पूरी की पूरी। अब आगे फिर रुद्रांश श्रेया को बाथरूम ले जाता है और उसको अच्छे से साफ बात दिलाकर बाहर लेकर आता है। और फिर वह खुद बात लेने चला जाता है और सब कुछ देर बाद वह वापस आता है। तब तक श्रेया अपने कपड़े पहनकर आराम से बैठी हुई थी। रुद्रांश फिर जल्दी से अपने ड्रायर लेता है और इनके करीब आ जाता है। इस वक्त रुद्रांश ने सिर्फ वेस्ट के राउंड जो है टॉवल लपेटा हुआ था। वो श्रेया पास आता है और इनके बालों को सुखाना स्टार्ट कर देता है। उसको ये सब करता देखकर श्रेया कहती है, रुद्रांश जाओ और पहले क्लॉथ चेंज करके आओ, मैं बाल खुद से सुख लूंगी। रुद्रांश श्रेया के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, नहीं पहले मेरा बुनी रेडी होगा उसके बाद मैं। श्रेया उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है और कहती है ओके। और तभी उसकी नज़र रुद्रांश पर पड़ती है तो वह उसको देखते ही रह जाती है और रुद्रांश के सिक्स पैक को धीरे धीरे टच करते हुए कहती है, रुद्रांश तुम दिन पर दिन और ज़्यादा हॉट नहीं होते जा रहे हो। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ये हॉटनेस भी बन सकता हूँ तुम जितना चाहो। जहाँ पे श्रेया कहती है, शट अप, मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं बस ये बोल रही थी तुम्हारा एब्स देखो ना, ये भी था ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं। रुद्रांश कहता है, इन्हें तो नज़र आना ही था, मैं तुम्हारे साथ रोज जो एक्सरसाइज जो करता था ना पहले इसके कारण। श्रेया रुद्रांश के टमी पे एक मुक्का मारते हुए कहती है, शट अप, तुम ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो। तभी रुद्रांश कहता है, बट बेबी हमें 1 महीने से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है और ना ही 1 महीने से हमने कोई एक्सरसाइज की थी, तो मुझे लगता है कि मेरे एब्स ठीक से विजिबल नहीं हो रहे, तो आज से हम रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। श्रेया उसको गुस्से से देखते हुए कहती है, रुद्रांश तुम्हारा सच में कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम नहीं सुधरने वाले ना। रुद्रांश उसको ऐसे जुड़ा हुआ देखकर स्माइल करने लगता है, कहता है, मैं क्यों सुधारने लगा भाला। फिर रुद्रांश श्रेया के बालों को सुखाने के बाद उन्हें अच्छे से बना भी देता है और कहता है, तुम यहीं पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं भी कपड़े पहन कर आता हूँ। रुद्रांश जैसे ही वहां से जाता है, श्रेया के फ़ोन पे एक कॉल आता है जिसे देखने के बाद श्रेया तुरंत उसे पिक कर लेती है और वह कुछ कहती उससे पहले ही इधर से एक औरत कहती है, श्रेया तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हमने तुम्हें मना किया था ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। उस औरत की बात सुनकर श्रेया अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैंने वही किया बड़ी मॉम जो मुझे करना चाहिए था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ अपने वादे को निभाया है जो मैंने उनसे किया था। जी हाँ, ये कोई और नहीं श्रेया की बड़ी मॉम है, एक बहुत ही अमीर घर की बेटी है, लेकिन वह अपने घर को छोड़कर एक नॉर्मल से लाइफ जीती है। उसके मॉम दाद की डेथ बचपन में ही हो गई थी तो उसको उसके बड़े मॉम डैड ने बड़ा किया था। लेकिन जब ये बड़ी हुई तो वह अपने लग्जरी लाइफ को छोड़कर एक अनाथ हो जैसी जिंदगी जीने लगी। क्योंकि उसे खुद के दम पर कुछ करना था, उसे अकेले रहना पसंद था, इसलिए उसने सबको यही दिखाया कि उसका कोई नहीं है और उसने अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। यहाँ एक अभी रुद्रांश को भी उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में अच्छे से कुछ भी पता नहीं है। श्रेया की बड़ी माँ जब उसकी यह बातें सुनती है तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक वादे के लिए अपनी जिंदगी दांव पर कैसे लगा सकती हो, वह भी उसे वादे के लिए, जी वादे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने उसे इंसान से यह वादा किया था जो इस वक्त इस दुनिया में ही नहीं है, फिर उसके बाद देखा निभाने का क्या फ़ायदा। उस वादे की वजह से तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हो। तुम एक मरे हुए इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो, बताओ मुझे। उसकी बात सुनकर श्रेया कहती है, वह आपके लिए एक मरे हुए इंसान हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। ओ मेरी सब कुछ थी, पहला शब्द भी मैंने उनसे ही बोलना सीखा था, उन्होंने ही मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। हमेशा वही थी जो मेरे बदले डांट खाया करती थी, सिर्फ मुझे आप लोगों के डांट से बचने के लिए। वो मेरे लिए मेरी सब कुछ थी बड़ी मॉम। फिर आप ही बताओ मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं उनके लिए वह सब कुछ करूँगी जो वह मुझसे बोल कर गई है और इसके लिए चाहे अब मुझे मेरे खुद की वजूद को ही क्यों ना मिटाना पड़े। मैं खुद की वजूद को भी मिटा दूंगी लेकिन अपने किए हुए वादे से कभी नहीं मुकरूंगी। और वैसे बड़ी माँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सोच समझकर कर रही हूँ। मैंने सिर्फ उनके लिए खुद को दाव लगा दिया है, इसलिए आप मुझ पर चिल्लाना बंद करो और चुपचाप से आकर मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाओ क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। श्रेया की बड़ी मॉम कहती है, लेकिन तुमने कभी सोचा है अगर रुद्रांश को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई बता सकती तो क्या करेगा तुम्हारे साथ, तुमने सोचा है।
श्रेया उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, रुद्रांश मेरे साथ कभी कुछ नहीं करेगा, वह मुझसे प्यार करता है, इम्तिहान प्यार करता है, इसलिए वह मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं कितनी बड़ी ही गलती क्यों ना कर दूँ। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज करूँगी, मैं कोशिश करूँगी उसे समझाने की, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए अपने वादे को नहीं तोड़ सकती। मेरे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी दोनों को लेकर चलने की। श्रेया की बड़ी मॉम उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम जब सोच लिया तो तुम वही करोगी, लेकिन प्लीज़ तुम इसके चक्कर में खुद को हर्ट मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ। अगर अब तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। श्रेया भी उनको रोता हुआ देखकर रोने लगती है, कहती है, मैं खुद को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तो जिंदा रहना है अपने बदले के लिए और अपने प्यार के लिए भी। मैं नहीं मार सकती हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लेना। अभी फ़ोन रखती हूँ, रुद्रांश आता होगा। इतना बोलकर वह जल्दी से फ़ोन को रख देती है और अपने आंसुओं को साफ करके जल्दी जल्दी मेकअप लगाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद रुद्रांश आता है और श्रेया का हाथ पकड़ के जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन श्रेया थोड़ा सा दर्द हो रहा था और उसे अच्छे से चलते नहीं बन रहा था। बट कोई नहीं, रुद्रांश को पता है कि हमेशा ऐसा ही होता है। रुद्रांश उसके बाद श्रेया की कमर को पकड़ते हुए चल रहा है, जिसे देखकर श्रेया गुस्से में कहती है, ऐसा मत करो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्रांश कहता है, श्रेया अब हम दोनों शादीशुदा है, ये तो नॉर्मल बात है ना, ये कपल्स के बीच में होता ही रहता है ना। श्रेया रुद्रांश के चेस्ट पर हिट करते हुए कहती है, हाँ ये तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। दोनों फिर ऐसे ही लड़ते हुए नीचे आ रहे थे, जिन्हें नीतू जी नीचे हॉल में खड़े होकर देख रही होती हैं और वह उन दोनों को देखते हुए एक स्माइल करती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वह श्रेया फेस पर ग्लो दिखती है और वो स्माइल करती थी और कहती है, श्रेया आज तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। रुद्रांश अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ आप उसकी तारीफ मत कीजिए। नीतू जी कंज्यूरिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? रुद्रांश कहता है, क्योंकि मॉम सिर्फ मैं ही उसकी तारीफ कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ उसके साथ कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर नीतू जी अपना मुंह बना लेती है और रुद्रांश के कान को मरोड़ते हुए कहती है, मैं उसकी जितनी चाहे इतनी तारीफ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब से उसकी भी मॉम हूँ और मैं तुम्हारी मॉम तुम्हारी भी मॉम हूँ, तो तुम ज़्यादा मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। रुद्रांश कहता है, मॉम मेरे कान को छोड़िए, ऐसा मत कीजिए, आप जानती है ना श्रेया सिर्फ मेरी है। नीतू जी कहती है, हाँ मुझे पता है श्रेया तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारी उसके साथ शादी करवाई है मैंने। तो हमारा जो रुद्रांश था ना, वो कहता है, हाँ मॉम सॉरी, और वो लोग फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं और वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी नीतू जी श्रेया से कहती है, श्रेया तुम कंफर्टेबल तो हो ना? उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है, यस मॉम मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। नीतू जी कहती है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रेया तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। श्रेया कहती है, क्या और क्यों? नीतू जी स्माइल करते हुए श्रेया के सामने 2 टिकट पास करते हुए कहती है, तुम दोनों आज हनीमून के लिए जा रहे हो। श्रेया कहती है, क्या? तभी रुद्रांश अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी मॉम को गले लगा लेता कहता है, वाओ मॉम आप बेस्ट हो। वही श्रेया रोने से शक्ल लेकर एक बार रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो एक बार नीतू जी की तरह दिखती है, और वही वह दोनों माँ बेटे स्माइल कर रहे थे। रुद्रांश फिर स्माइल करते हुए श्रेया को देखने लगता है, कहता है, श्रेया अब हम सच में हनीमून पर जाने वाले हैं, हम लोगों जैसा प्लान किया था। श्रेया उसको कंज्यूरिंग नज़रों से देखते हुए कहती है, हमने कब प्लान किया था? रुद्रांश, नाइट में किया तो था। श्रेया, हमने नाइट में प्लान कब किया था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? रुद्रांश कहता है, मैंने कहा था ना श्रेया कि हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। जहाँ पे श्रेया शॉकिंगली रुद्रांश को देखती है और कहती है, लेकिन हमें हनीमून पर जाने की ज़रूरत क्या है? ये सब तो तुम यहीं पर मेरे साथ कर सकते हो ना, और तुम मेरे साथ यह सब कितनी बुरी तरीके से करते हो ना, यह मैं ही जानती हूँ। अगर हम हनीमून पर गए ना, तुम पक्का मुझे बेड से नीचे नहीं उतरने दोगे। हनीमून पर जाने का प्लान कैंसिल करना ही होगा, ये सब वह अपने मन में सोच रही होती है। अब आगे श्रेया के फेस के एक्सप्रेशन देखने के बाद रुद्रांश समझ जाता है कि श्रेया कुछ तो कहने वाली है, इसलिए वह जल्दी से अपनी मॉम से कहता है, हम जरूर जाएंगे हनीमून पे। नीतू जी कहती है, ओके ओके बेबी, चलो हम नाश्ता कर लेते थे। तभी श्रेया कहती है, मॉम क्या हुआ है बेबी? तभी श्रेया के बोलने से पहले ही रुद्रांश कहता है, कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ।
और वह श्रेया के थाइस को रब करते हुए कहता है, श्रेया नॉटी बनना बंद करो। उसकी इस हरकत को देखकर नीतू जी कहती है, रुद्राक्ष श्रेया तुम दोनों मेरे सामने प्यारी कपल होने की एक्टिंग मत करो। श्रेया कहती है, मॉम मुझे आपसे कुछ बोलना है। तभी रुद्रांश उसके थाई को पिंच करते हुए कहता है, श्रेया श्रेया मुझे बोलने दो। रुद्रांश, नो नेवर। नीतू जी उन दोनों की हरकतों को देखकर स्माइल करती है और फिर अपने मन में कहती है, मेरे दूसरे बेटे की भी तो शादी हो गई, वह भी अपने जो वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर वह अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ होगा वो जरूर खुश अपने वाइफ के साथ। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में पूरा सन्नाटा था और सारे लोग टेंशन में हाल में बैठे हुए थे। ओमकार जी का सर दर्द कर रहा था और वह कल रात से यही सोच कर परेशान थे कि आखिर उनके पोते की शादी हुई किस लड़की से है, और अगर उसकी शादी हो भी गई है तो वह लड़की गई तो गई कहाँ। और रेयांश सीसीटीवी फुटेज चेक करते जा रहे था, लेकिन उसे चच में बहुत सारी ब्राइड आई थी और इतनी सॉरी ब्राइड्स को देखकर शौक था और वह अपने मन में कह रहा था, इनमें से आखिर रुद्र की दुल्हन कौन होगी, क्योंकि सबने वाइट कलर का ही लॉन्ग गाउन पहना था, सबने वाइट कलर का ही अपने फेस पर बल डाला हुआ था, इसलिए वह किसी के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे और ना ही पहचान पा रहे थे, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वह अपने मन में कहता है, और पता नहीं दादाजी को भी क्या ज़रूरत थी उसी जगह पर रुद्र की शादी करवाने की। ये कहते हुए वह अपने डैड की तरफ देखा है और कहता है, डैड रजिस्ट्रेशन मिला क्या? तभी संजय जी कहते हैं, अरे रजिस्टर मिल गया है, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। फिर रुद्र जॉगन वगैरह करके अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है और फिर नीचे आता है और हाल में बैठे सारे लोगों की तरफ दिखता है, कहता है, क्या हुआ आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? सब लोग उसकी बातें सुनकर एक साथ ही कहते हैं, नहीं कुछ भी तो नहीं, चलो हम लोग नाश्ता करते हैं। रुद्र उन सब की तरफ ध्यान से देखा है और कहता है, कुछ तो हुआ है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या कोई और प्रॉब्लम है? ओमकार जी उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। रुद्र घूरकर अपने दादाजी को देखा है और कहता है, आप किस चीज़ के लिए टेंशन में हो? कहीं आप उस दुल्हन की वजह से तो टेंशन में नहीं हो? संजय जी जब उसकी बात को सुनते हैं तो वह एक सेकंड के लिए डर जाते हैं और फिर कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी टेंशन क्यों लेंगे, उसको जब आना होगा वह आ जाएगी। रुद्र कहता ही, हाँ बिल्कुल, जब उसे आना होगा वह आ जाएगी, और अगर नहीं भी आएगी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओमकार जी रुद्र की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रुद्र वह तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उससे ऐसे कैसे मतलब नहीं है, और वह सिर्फ तुम्हारी वाइफ ही नहीं है, हमारे अग्निहोत्री ग्रुप की 20% शेयर होल्डर भी है, तुम जानते हो ना? रुद्र कहता है, हाँ बस 20% ही है और कुछ नहीं है, और मुझे इतनी शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल मुझे अब ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। तभी ओमकार जी कहते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अभी अपनी ब्राइड को ढूंढ रहे हो। रुद्र गुस्से में उनकी तरफ देखा है और कहता है, मिस्टर श्रीवास्तव को कहिए कि वह अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ के चले जाए। अपनी बेटी को तो उसके ससुराल वह पहुँचा ही सकते हैं ना, इतना काम तो वह कर ही देंगे, आपके दोस्त जो है। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी ओमकार जी कहते हैं, यह इतना आसान ही तो नहीं है, तुम नहीं समझ पाओगे रुद्र, तुम कब अपने दुल्हन को ढूंढोगे? तभी दादी माँ दादी जी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सारी आपकी गलती है, अगर आपने उससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब तो उसकी दुल्हन भी चेंज हो गई है और हमें पता भी नहीं है कि वो कौन है, कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। वही रुद्र अपनी कला में बैठकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, लगता है मेरे घर वाले पागल हो चुके हैं पूरी तरह से, मेरी ब्राइड गुम हुई है बट इनको इतनी ज़्यादा फिक्र है, बट मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो अच्छा ही है वो खुद से ही चली गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। फिर रुद्र अपने ऑफिस आता है, ऑफिस आने के बाद उसकी सेक्रेटरी आती है और शेड्यूल बताना स्टार्ट कर देती है, और रुद्र ऐसे ही चलते हुए सारे शेड्यूल को सुन रहा था। और रुद्र उस सेक्रेटरी को देखता है और कहता है, अपनी बटन को बैन करो। वो सेक्रेटरी कहती है, क्या सर? रुद्र उसको घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया है कि तुम अपनी बॉडी मेरे सामने शॉप ऑफ कर सको, मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है कि तुम मेरे सामने काम कर सको। तुम जानती हो ना मुझे ये सब चीज़ पसंद, और इंटरव्यू में तुम्हें ये सारी चीज़ साफ साफ बताई गई होगी। फिर वह पीछे मुड़कर एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। वह सिक्योरिटी चिल्लाती रहती है लेकिन रुद्र को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आराम से चलकर अपने कैबिनेट में बैठ जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता। वहीं दूसरी तरफ
रुद्रांश श्रेया के पीछे पीछे घूम रहा था और कह रहा था हम हनीमून पर जा रहे हैं ना। श्रेया में उसे अपना पीछा छुड़वाते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, हमने नहीं जा, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। रुद्रांश उसको पीछे से आकर हक कर लेता है और एक छोटे बच्चों की तरह जीते करते हुए कहता है प्लीज ना श्रेया, मान जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे घूमना कितना ज़्यादा पसंद है, हम वहाँ पर जाकर खूब सारी मस्ती करेंगे और घूमने जाएंगे। श्रेया उसको खुद से दूर करती है और कहती है अच्छा, सच में ऐसा करने वाले हैं? रुद्रांश भोली सी शक्ल बनाकर बोलता है हाँ सच में। श्रेया कहती है मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, समझे तुम, अगली बार भी तुमने ऐसा ही किया था। हम 3 दिन के लिए घूमने गए थे लेकिन तुमने उन 3 दिनों में मुझे रूम से कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया था, और इसलिए इस बात तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। रुद्राक्ष कहता है प्लीज़ ना, हम चलते हैं, मुझे हनीमून पर जाना है, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़। वैसे भी उस बार गलती मेरी नहीं थी, तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। श्रेया कहती है हाँ, इसलिए तो तुम्हारी मॉम तुम्हें मुझे 1 महीने के लिए दूर रखा था, ताकि हमारी शादी तक तुम मेरे पास ना सको, क्योंकि तुम मुझसे दूर ही नहीं हो रहे थे, तुम तो मुझे चिंघम की तरह चिपकते ही जा रहे थे। तो रुद्रांश कहता है अब पक्का ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ ना, मैं तुम्हें घूमने दूंगा। श्रेया कहती है पक्का घूमने जाएंगे और मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे, और तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे ना। रुद्रांश कहता है क्या नहीं करूँगा। श्रेया उसको घूरने लगती है और कहती है तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। रुद्रांश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है नहीं, मैं उसकी बात भी नहीं करूँगा, हम सिर्फ वहाँ पर घूमेंगे और हम तो ये सब यहाँ पर भी कर सकते हो, तुम जानती हो ना, इसलिए तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। श्रेया कहती है हाँ, इस बात को याद रहना। वही रुद्रांश श्रेया की तरफ एक डेविल स्माइल करते हुए देखता है और अपने मन में कहता है तुम्हें क्या लगता है श्रेया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा? बिल्कुल भी नहीं, हम तो दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे कंट्री जाएंगे, और दूसरे कंट्री में जाकर मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह श्रेया से कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम तब तक पैकिंग कर लेना, क्योंकि हमें आज शाम को ही निकालना है। अब आगे रुद्रांश फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, तभी रास्ते में उसे अग्निहोत्री अंपायर दिखाई देता है, तो वह ड्राइवर को कर कंपनी के सामने ले जाने के लिए बोल देता है। फिर वह कंपनी के पास पहुंच के कर से बाहर निकलता है और अंदर चला जाता है। वहां पे रुद्रांश को सारे लोग जानते थे कि रुद्रांश संजय अग्निहोत्री का छोटा बेटा है, इसलिए सब लोग उसे एक लाइन में खड़े होकर फ्लाइटली वे में ग्रीट करते हैं। रुद्राक्ष उन सबको इग्नोर करते हुए एक केबिन के अंदर चला जाता है और जाते ही एक लड़की को गले से लगा लेता है, कहता है आई मिस यू भाई, आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? रेयांश रुद्रांश को खुद से दूर करता है और फिर हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हारे उस खड़ूस भाई की भी शादी थी, तो मैं कैसे आ जाता तुम्हारी शादी में, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ना तुम्हारी शादी में जाऊंगा और मैं उसकी शादी में जाऊंगा, और इसलिए मैं उसे दिन घर पर सो रहा था। अगर मैं किसी एक भाई की शादी में चला क्या होता, तो दूसरा भाई तो मुझे जान से ही मार देता। वैसे भी मैं तो बस नाम का तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, तुम दोनों तो मुझे अपना बड़ा भाई समझते नहीं हो, जब देखो मुझे डरा कर रखते हो, तुम दोनों मेरे शराफत का फ़ायदा उठाते हो। रुद्रांश श्रेयांश की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस मैं आपके पास नहीं रहता हूँ और आप रीजन अच्छे जानते हो। रेयांश उसकी बात सुनकर एक सबसी स्माइल देता है, कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रुद्रांश रेयांश की बात सुनकर एक छोटे बच्चे की तरह ड्रामे करने लगता है और कहता है भाई आपको पता है ना मेरी कल शादी हुई है। हाँ मुझे पता है कल तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? रुद्रांश भोली सी शक्ल बनाकर कहता है अरे भाई आप मेरी बात ही तो नहीं समझे, वह क्या नाम है ना वहाँ जाना चाहता हूँ उसके साथ। रेयांश उसको घूरते हुए कहता है कहाँ जाना चाहते हो तुम और किसके साथ? जरा बताने का कष्ट करोगे महाराज। रुद्राक्ष ड्रामा करते हुए कहता है अरे भाई आप समझ जाओ ना। रेयांश उसको खा जाने वाली नजरों से देखता है, कहता है अगर मुझे समझ में आ जाता तो मैं तुझसे पूछता क्यों गधे। रुद्रांश जब देखा है रेयांश उसकी बातें नहीं समझ रहा है, तो वह एकदम से इरिटेट होते हुए कहता है अरे यार मुझे हनीमून पर जाना है अपनी वाइफ के साथ, तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आप कुछ टाइम के लिए मेरा काम देख लो। मैं आप मेरे ऑफिस को संभालो, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, मैं तो आपको प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा भाई हूँ ना।
रिलायंस उसकी नौटंकी देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा और कुछ। रुद्रांश उसको एक बार जोर से हैक कर लेता है और फिर उसके गालों पर किस करते कहता है, थैंक यू सो मच भाई, आप सच में बहुत ही अच्छे हो। ठीक है बाय, फिर मैं चलता हूँ, इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। वह जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सामने केबिन पर पड़ती है। उस केबिन में रुद्र बैठकर अपना काम कर रहा होता है। उसके चेहरे पर इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं। उसको देखकर रुद्रांश एकदम से उसके केबिन में घुस जाता है और कहता है, कंग्रेचुलेशन ब्रदर। रुद्र जब अपने सामने फ्रांस को देखा है तो वह उसे गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुद्रांश एक स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर तुम्हारी भी शादी हुई है और मेरे भी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कंग्रेचुलेशन विश करने के लिए आया था। तुम तो मेरे पास आए नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चला जाऊं। रुद्र उसको अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है मुझे कंग्रेचुलेशन विश करने की। रुद्राक्ष कहता है, क्यों भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? रुद्र तुम किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? चुपचाप जाकर अपना काम करो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रुद्रांश उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे साथ, कभी भी आप मेरे साइड खड़े नहीं हो सकते हो। ना बोलकर वह बाहर आता है और खुद से बदबदाते हुए कहता है, ये ना कभी नहीं सुधर सकता, नहीं पागल हूँ जो इसके पास आ जाता हूँ। वही दूसरी तरफ श्रेया भी अपनी सारी पैकिंग कली होती है और आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी वहां रुद्रांश आ जाता है और उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता है। श्रेया उसकी इस हरकत से शॉक हो जाती है और कहती है, रुद्राक्ष ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रुद्राक्ष कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, वैसे क्या पैकिंग कर ली तुमने? श्रेया कहती है, हाँ मैंने पूरी पैकिंग कर लिया, अब चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है। उसकी इस बात को सुनकर रुद्रांश स्माइल करने लगता है और कहता है, ओ माय गॉड श्रेया, तुम्हें तो मुझे भी ज़्यादा जल्दी है हनीमून पर जाने की। श्रेया उसकी बात सुनकर चीर जाती है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं पर ही जाने की कोई जल्दी नहीं, ऐसा करते हैं हम आज यहीं पर रुक जाते हैं और अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा देते हैं। रुद्रांश उसकी बातें सुनकर तुरंत उसको छोड़ देता है और कहता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो हर बात पर सीरियस हो जाती हो। देखो मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। फिर वह शाम के 6 बजे की फ्लाइट से पेरिस के लिए लैंड हो जाते हैं। उनको अपने होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वह लोग तक भी गए होते हैं, इसलिए वह लोग अपना रूम कार्ड लेकर अपने रूम में चले जाते हैं और जाती से ही सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के एक खूबसूरत से कमरे में एक औरत बैठी हुई होती है और उसके सामने अग्निहोत्री फैमिली की पूरी डिटेल और उनकी फोटो लगी हुई होती है। वह उन फोटोज को देखते हुए अपना फ़ोन निकालकर अपने हाथ में ले लेती है और फिर एक कॉल करती है और कहती है, टाइम आ गया है रुद्र अग्निहोत्री की वाइफ को सामने लाने का। अब चलो फटाफट उस पेन ड्राइव को उन लोगों के पास पहुंचा दो, उन्हें भी तो पता चले आखिर उनकी बहू है कौन। क्योंकि अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ उनके शौकंग और डरे हुए चेहरे को देखने की। अब आगे सुबह 8 बजे रुद्रांश की नींद खुलती है तो वह देखता है श्रेया उसको कदल करके सो रही है। उसको सोता हुआ देखकर वह स्माइल करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके सर पे टेप करता है, जिससे श्रेया आंखें खोल देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। रुद्रांश उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बन्नी। श्रेया फिर कहती है, लगता है हम लोग ज़्यादा देर तक सो गए हैं, चलो उठ जाते हैं अब। इतना बोलकर वह उठने लगती है, तभी रुद्रांश उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, श्रेया तुम कुछ भूल रही हो। श्रेया उसको एक इरिटेटिंग लुक देते हुए कहती है, आप क्या भूल गई मैं? रुद्रांश पावती लिप्स बनाना है, जिसे देखकर श्रेया कहती है, रुद्रांश अभी मैंने ब्रश नहीं किया है। तो क्या हुआ, मुझे तो बस चाहिए, और वैसे ही मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है ना। रुद्रांश कहता है, श्रेया तुम नाटक मत करो, ऐसा बोलता है और फिर वह उसके लिप्स के पास आता है और उसे पेशेंटली किस करने लगता है। काफी देर तक किस करने के बाद रुद्रांश श्रेया से दूर होता है और कहता है, मजा आ गया। श्रेया चिल्लाते हुए कहती है, रुद्रांश तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। यस बेबी, मैं तो सुधारने के लिए बना ही नहीं हूँ, और अब तुम भी मेरी आदत डालो क्योंकि मैं और टाइम ऐसे रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ। थोड़ी देर बाद दोनों नहा के नीचे आते हैं रेस्टोरेंट एरिया में और खाना खाकर फिर तैयार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत जगह पर घूमते हैं, जो पेरिस की फेमस स्पॉट होती है वहाँ जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं और साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी। और वह दोनों बहुत सारी फोटोज भी निकालते हैं। और वही आज रुद्रांश भी बहुत ज़्यादा क्लमसी नहीं बन रहा था, उसके साथ चिपक नहीं रहा था।
और यह चीज़ श्रिया को थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन फिर वह ये सोचकर खुश हो रही थी कि थैंक गॉड कि ये आज मेरे से चिपक तो नहीं रहा है, वरना ये तो मुझे कहीं पर छोड़ता ही नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते रात हो जाती है और अब श्रिया भी थक गई होती है, इसलिए वह रुद्रांश से कहती है, चलो हम चलते हैं, मुझे आराम करना है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रुद्रांश जैसे ही जाने की बात सुनता है, उसके चेहरे पर एक अजीब तरह स्माइल आ जाती है और श्रिया को ये स्माइल देखकर डरावनी वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर कर भी क्या सकती थी, उसे रूम तो जाना ही था, इसलिए वह मान जाती है जाने के लिए। रात में श्रिया और रुद्रांश अपने होटल आते हैं और अपना गेट ओपन करते हैं और फिर जैसे ही वह दोनों अपना फिर अंदर रखते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर श्रिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है। फिर वह जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी और वह जैसे ही रूम के अंदर के डेकोरेशन को देखती है तो उसकी आंखें तो शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। और फिर वह डरते हुए रुद्रांश की तरफ देखती है तो वह उसे ही देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके स्माइल को देखकर वह कहती है, नो, देखो मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं थक गई हूँ। लेकिन तभी रुद्रांश उसको एकदम से पकड़ लेता है और बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आने लगता है। उसको अपने करीब आता को देखकर वह दूसरे साइड हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, तुमने कहा था हम लोग ये सब चीज़ नहीं करेंगे। रुद्रांश उसको पकड़कर वापस से गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता कहता है, प्लीज़ ना श्रिया, मैं बस थोड़ा सा करूँगा पक्का। फिर वह श्रिया के दोनों हाथों को ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया था और वही श्रिया अपने हाथों को छुड़ाने के स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी। कहती है, तुम फिर से स्टार्ट होना चाहते हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम ये सब नहीं करेंगे। रुद्रांश कहता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घूमने दूंगा। श्रिया कहती है, हाँ तुमने कहा था ना कि तुम मुझे घूमने दोगे, फिर सब क्यों कर रहे हो। रुद्रांश कहता है, बट श्रिया मैं ये थोड़ी ना कहा था कि मैं सब नहीं करूँगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं किया था। श्रिया, नहीं तुमने कहा था कि तुम नहीं करोगे। रुद्रांश कहता है, मुझे तो कुछ याद नहीं है श्रिया। श्रिया तुम नाटक मत करो, तुम्हें सब कुछ याद है, तुम झूठ मत बोलो। रुद्रांश स्माइल करता है और कहता है, हूँ झूठ वैसे ही कैसे बोला जाता है श्रिया, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वैसे भी मेरे प्यार से बन्नी को समझ में आना चाहिए ना, उसका हस्बैंड उसका कब से वेट कर रहा है। जहाँ श्रिया उसको हिट करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम ना मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। उसकी बात सुनकर रुद्रांश स्माइल करता है और उनके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और इंटीमेटली किस करना स्टार्ट कर देता है और श्रिया जो कुछ टाइम के बाद उसके किस में मेल्ट हो जाती है और वो भी रुद्रांश को बैक करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर रुद्रांश के हाथ श्रिया की बॉडी पर स्लाइडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी और वो उसके कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है और उनके हाथों को छोड़ देता है। और फिर वह श्रिया के नेक एरिया की तरफ देखा है और कहता है, श्रिया देखो ना ये लव बाइट निशान कितने फीके हो चुके हैं, लग रहा है मुझे इन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। श्रिया उसकी बात सुनकर अपने आप को देखती है और कहती है, तुम्हें किस एंगल से यह निशान ठीक है दिखाई दे रहे हैं, अपनी आंखें खोल कर देखो ये कितने रेड है अभी भी, और इतनी छुपाने के लिए मुझे पता है ना टर्टल निक वाले टॉप पहने पड़ है तुम्हारी वजह से। रुद्रांश उसके चेस्ट एरिया की तरह देखते हुए एक स्माइल करता है और कहता है, श्रिया ये तो मेरा प्यार है ना, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। श्रिया उसके हाथ पर मरते हुए कहती है, हाँ तुम्हारा प्यार ना हर बार मुझे बेड पे ही नजर आता है। श्रिया की बात सुनकर रुद्रांश के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, जिसके बाद वह श्रिया के नेक के पास आते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके फुल बॉडी पे किस कर रहा था। उसके ऐसे करने से श्रिया बहुत शिव लग रहा था और वह चादर को कस के पकड़ ली होती है। वहाँ का मोहन काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गया था और वही श्रिया गहरी गहरी सांस ले रही थी, लेकिन रुद्रांश उसके लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था और श्रिया के मुंह से जो आवाज़ें निकल रही थी वो रुद्रांश के मुंह के अंदर ही गायब होते जा रही थी और फिर ऐसे ही दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वही दूसरी तरफ रेयांश अपने ऑफिस रूम में अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था और तभी वहां पर संजय जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रेयांश, तुम्हें रुद्र की दुल्हन मिली क्या। रेयांश अपना लैपटॉप उनके आगे कर देता है, उससे लैपटॉप में साफ साफ दिख रहा था एक दुल्हन 9 नंबर चर्च से निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है और फिर वहां से निकलकर वह 6 नंबर की चर्च की तरफ चली जाती है। फिर रेयांश कॉल करता है और कहता है, मुझे 6 नंबर वाले चर्च के अंदर जो शादी हुई थी उसकी सारी डिटेल चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ की डिटेल उन दोनों के पास आ भी जाती है और वह दोनों जैसे ही उससे डिटेल को पढ़ते हैं वह शौक के मारे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं
और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि अब नहीं तो तब वह रोने वाले हैं। तभी वहां पर दादाजी भी आ जाते हैं और लैपटॉप खुला होने के कारण वह भी उसे सारी डिटेल को पढ़ लेते हैं और कहते हैं, इसका क्या मतलब है, तुम दोनों मुझे बताओगे। संजय जी और रेयांश दोनों उसे डिटेल में आए हुए फोटो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ दादाजी, यह कैसे हो सकता है। तभी ओमकार जी कहते हैं, ये सब उसे औरत की चालाकी है, उसे औरत ने ये जानबूझकर किया है। रेयांश कहता है, दादाजी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो ऐसा काम क्यों करेगी। आप साथ बोल रहे हैं कि वह दोनों उनके ही बेटे हैं और कोई भी माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। ओमकार जी कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो तुम ही बताओ, वह लड़की उसे चर्च में कैसे आ सकती है जिस चर्च में हमारे रुद्र की शादी होने वाली थी। रेयांश कहता है, मुझे ये सब तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक बार इसके बारे में मॉम से बात करनी होगी, वही बता सकती है क्या हुआ था। ओमकार जी गुस्से से चिल्लाते कहते हैं, हाँ जाओ और अपनी माँ से पूछो, वो मेरे पोते के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब आगे ओमकार जी संजय जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपनी वाइफ को संभालने नहीं आता है। फिर वह रेयांश से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ रुद्र को बताने के लिए। तभी रेयांश उनका हाथ पकड़ लेता है और कहती है, प्लीज़ दादाजी अभी उससे कुछ भी मत कहिए, क्योंकि अभी आप उससे कुछ भी कहेंगे तो वह उल्टा ही सोचेगा, इसलिए प्लीज़ आप कुछ देर तक रुक जाइए जब तक मैं माँ से बात नहीं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, 1 घंटे में सब मुझे पता करके बताओ, नहीं तो मैं रुद्र को सब कुछ जाकर बता दूंगा कि उसकी माँ ने इस बार उसके साथ क्या किया है। रेयांश को उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके दादाजी जी की वजह से ही हो रहा है। उसके मॉम दाद में उनकी वजह से ही एक दूसरे से दूर है, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेयांश अपनी मॉम के पास आ जाता है। जब वह श्रेयांश को अपने पास देखी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बेटे, मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों रहते हो तुम उन लोगों के पास, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। रेयांश उनकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ मॉम, मुझे पता है आप मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी, लेकिन मैं आपके उसे खड़ूस बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मॉम, मुझे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप तो जानती हैं वह कैसा है। नीतू जी रेयांश की बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है वह कैसा है। वैसे तुम यहाँ पर इतनी रात को क्यों आए हो, अपनी मॉम से कोई काम था या फिर तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। रेयांश उसकी बात सुनकर सबसे पहले उन्हें सोफे पर बैठा देता है और फिर उनके बगल में बैठ जाता है और कहता है, मुझे कुछ पूछना था आपसे। नीतू जी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हैं, कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। मॉम आपको पता है ना कि हमारे रुद्र की भी शादी हो गई है। नीतू जी कहती है, हाँ मुझे पता है और मैं आना भी चाहती थी, लेकिन फिर मैं उन लोगों की वजह से नहीं आई। रेयांश कहता है, मॉम मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। नीतू जी, हाँ बोलो। रेयांश कहता है, मॉम जितना पता है उसे हिसाब से रुद्रांश की शादी जिस लड़की से हुई है वह एक अनाथ है ना, और मुझे जितना सुनने में आया था उसे हिसाब से वह हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहती थी, तो वह उसे चर्च में क्या कर रही थी। नीतू जी कहती है, अरे वो क्या है ना, मैंने ही किसे कहा था दोनों को चर्च में शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उन दोनों की शादी 2 रीति रिवाज से करवाना चाहती थी। रेयांश कहता है, क्या, लेकिन क्यों। नीतू जी कहती है, तुम्हें पता है ना यह मेरी विस्की में अपनी बेटी की शादी क्रिश्चियन रीति रिवाज से करवाऊंगी, बस मैं उसी को पूरा करने के लिए ऐसा किया था, और रुद्र ने भी तो शायद मेरे मान को रखते हुए चर्च में शादी करने का फैसला लिया था। और तुम्हें पता है श्रिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है और रुद्राक्ष में उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो तो किसी को उसकी तरफ देखने तक नहीं देता है। रेयांश अपनी मॉम की बात सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या रुद्रांश उससे सच में इतना प्यार करता है, लेकिन अब क्या होगा जब उसको सच्चाई पता चलेगी। तभी नीतू जी कहती है, बट रेयांश तुम इन सब चीज़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या, और वैसे रुद्र की वाइफ कैसी है। रेयांश उनका सवाल सुनकर चुप ही रहता है और फिर वह उन्हें सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी ओमकार जी उसके केबिन में आते हैं और कहते हैं, रुद्र क्या तुम सच में अपने दुल्हन को ढूंढने वाले नहीं हो। रुद्र कहता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, उसके बाप को फ़ोन करके बोल दो उसको घर पर छोड़ दे, और अगर उसे आना है तो ठीक है और अगर नहीं आना है तो भी ठीक है। ओमकार जी कहते हैं,
रुद्र तुम अपनी शादी को लेकर सीरियस हो भी या नहीं? रुद्र दादाजी आप मेरी शादी को लेकर सीरियस होना वही काफ़ी है, अब मुझे सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओमकार जी चिल्लाते हैं, कहते हैं रुद्र तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है दादाजी आपको पता है ना मुझे अपने काम में डिस्टर्ब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तभी ओमकार जी कहते हैं अभी मैं डिस्टर्ब कहाँ कर रहा हूँ तुम्हें, बल्कि अब तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाली है। रुद्र अपने दादाजी की बात सुनकर उनकी तरफ अपना सर उठाकर फाइनली देख लेता है और कहता है आप कहना क्या चाहते हो? ओमकार जी कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम्हारी शादी किससे हुई है, तुम जानते भी हो वह कौन है? रुद्र अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है मुझे पता है मेरी शादी मिस्टर वर्मा की बेटी के साथ हुई है। ओमकार जी कहते हैं नहीं तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई है, और जिस हुई है ये जानने के बाद तुम पूरी तरीके से शॉक होने वाले हो। उनकी बात सुनकर रुद्र शिकिंग अपने दादाजी को देखने लगता है। तभी ओमकार जी कहते हैं मैं तुम्हें इतनी जल्दी इसके बारे में बताने वाला तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें बात ही दूं। रुद्र आप साफ साफ बताओगे? ओमकार से कहते हैं जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी शादी किससे हुई है तो तुम शॉक हो जाओगे। रुद्र इरिटेट होते हुए कहता है आप मुझे खुद बता रहे हो या फिर मैं खुद से पता करूं? ओमकार जी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं लग रहा है अब मैं तुम्हें बता रहा हूं तो तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। रुद्र कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बल्कि मैं नहीं चाहता कि वह इंसान मेरे पैसों और प्रॉपर्टी को हथियाना चाहे, क्योंकि आजकल लोग अमीर इंसान को ऐसे ही फंसाने के लिए चलते रहते हैं। और अगर गलती से मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो भी गई होगी तो मैं उसे तुरंत डिवोर्स दे दूंगा। ओमकार जी उसकी अकड़ को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं अच्छा तुम उसे डिवोर्स दोगे? ठीक है अब तुम खुद अपनी वाइफ को ढूंढो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। रुद्र कहता है दादाजी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओमकार से वहां से चले जाता है। उसके वहां से जाते ही वह अपने डिस्क पर रखा हुआ सारा सामान नीचे उठाकर सीख देता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर कौन हो तुम, जिसे देखने के बाद मैं शॉक होने वाला हूँ? वही दूसरी तरफ नीतू जी बार बार रुद्रांश को कॉल लग रही थी, लेकिन वह एक बार फिर कॉल को उठा नहीं रहा था। वह लगभग 100 कॉल कर चुकी थी उसे, लेकिन उधर से एक कॉल भी रिसीव नहीं हुई थी। फिर वह अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और रेयांश से कहती है समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन अब उन दोनों के आने के बाद ही हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। रेयांश कहता है लेकिन मॉम आपकी वजह से कहीं उन दोनों के बीच और ज़्यादा दूरियां ना आ जाए। वही दूसरी तरफ रुद्र फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है जाकर पता करो सच में मेरी शादी किससे हुई है और मेरी वाइफ कौन है। मोहित जो रुद्र का असिस्टेंट होता है वह उसकी बातें सुनकर एकदम शॉकिंग स्टेट में चला जाता है और कहता है क्या आपने शादी कर ली? रुद्र उसको घूमते हुए कहता है हाँ मैंने शादी कर दी, अब जाकर पता करो मेरी वाइफ कौन है। रुद्र की बात सुनकर मोहित अपने मन में कहता है कौन सी लड़की पैदा हो गई जो इस राक्षस को अपने पति के रूम में चुन लिया। वैसे इस राक्षस ने शादी कर ली और इसे पता भी नहीं है कि आखिर इसने शादी की है किससे। कहीं उन्होंने रास्ते चलती हुई लड़की को पकड़ के अपनी दुल्हन तो नहीं बना लिया, जो इनको अपनी दुल्हन के बारे में पता ही नहीं है। वह ये सब सो ही रहा होता है कि तभी रुद्र गुस्से से कहता है अगर तुम्हारा खुद से बात करना खत्म हो गया हो तो जाकर मेरा काम करो। मोहित हड़बड़ाते हुए कहता है ओके सर मैं अभी जाकर आपकी वाइफ को लाता हूँ, लेकिन सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी वाइफ दिखती कैसे है। उसको का जाने वाली नज़रों से देखने लगकर कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बोलता हूँ उसे ढूंढने के लिए। मोहित रुद्र को अपने मन में गालियां देते हुए कहता है अरे वो वाइफ तो तुम्हारी ही है ना, तो पता भी तो तुम ही होना चाहिए। मैं क्या उसका पड़ोसी हूँ जो मुझे पता होगा वह कौन है और कैसी है? हे भगवान की वाइफ को कहाँ से ढूंढ कर लाओ। क्या अब इनके चक्कर में मुझे किसी लड़की को किडनैप भी करना पड़ेगा कि भगवान बचा लेना इस अपने पहले से मासूम से बच्चे को। आप लोग को क्या लगता है कौन हो सकती है रुद्र की दुल्हन? आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं पक्का बुरा नहीं मानूंगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय।